नमस्ते सर। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा एलओटी अडैप्टर के बारे में और उससे पहले सर आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा-सा मुझे जानकारी देंगे? नमस्कार, मेरा नाम पवन सारस्वत है और मैं सारस्वत इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। हमारी कंपनी 2011 में डेवलप हुई और तब से अब तक ये गैस हैंडलिंग इक्विपमेंट्स बना रही है और इंस्टॉल कर रही है। अगर मैं कहूँ कि सिंगल सॉल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग टू इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, ये हमारा कोर जॉब है। जी। और जहाँ तक एलओटी एडॉप्टर का सवाल है, आप पूछ सकते हैं इस तरह से। सर जैसा कि आपके सामने एक पीस रखा हुआ है, ये इसमें से इसको एलओटी अडैप्टर या फिर एक्मे एलओटी अडैप्टर ही क्यों बोलते हैं? एलओटी सबसे पहले एलओटी बेसिकली एक वर्ड है जो एलपीजी इंस्टॉलेशंस के अंदर यूज होता है। बेसिकली इंडिया में इंस्टॉलेशंस दो तरह की, अभी हम कह सकते हैं 3 तरह की होती है। पहला, आज से अगर हम 25 साल पहले बात करें तो इंडिया में 2 तरह की इंस्टॉलेशन यूज होती थी। या तो वीओटी, जिसमें वेपर ऑफ टैक होता था, सीधा सिलेंडर लिए वहाँ से हम लोगों ने वेपर को निकाला और इंस्टॉल सिस्टम के अंदर सप्लाई कर दिया, बर्नर में जल जाता था। दूसरा होता था बल्क इंस्टॉलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं। जी सर। बल्क इंस्टॉलेशन मीन्स एक बड़ा टैंक लगाया गया जहाँ ह्यूज रिक्वायरमेंट होती थी, वहाँ बड़ा टैंक लगा के उसके साथ वेपराइजर्स यूज किए जाते थे और उस सिस्टम को उसके साथ यूज किया जाता था। अभी जो आज से 20 साल पहले एक कंपनी आई, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, सुपर गैस, जिसने एलओटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। एलओटी वर्ड का पूरा मतलब होता है लिक्विड ऑफ टैंक, मतलब टैंक के अंदर से लिक्विड को बाहर लाना और देन उसको वेपराइजर के अंदर वेपर बना के इस्तेमाल करना। दिस इज द एलओटी। एक्मे जो वर्ड इसमें आ रहा है, वो एक्मे मीन्स जो हमारी जो सिलेंडर के वाल्व्स हैं, बेसिकली उसकी जो थ्रेड है वो एक्मे होती है। तो एक्मे थ्रेड के ऊपर इसको फिट करना होता है, तो इसलिए इसको एक्मे एलओटी ओके सर। सर अगर इसे समराइज करके बोला जाए तो, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो एलओटी एडॉप्टर। एलओटी अडैप्टर। एलओटी एडॉप्टर इन लिक्विड ऑफ टैक एडॉप्टर, एक ऐसा एडॉप्टर जो हमें एलपीजी सिलेंडर से लिक्विड विड्रॉल के काम आता है। जी सर। और सर दूसरा इसमें ये जानना था, एलओटी अडैप्टर का जो मटेरियल होता है ये कौन सा होता है सर? बेसिकली देखिए, एलपीजी एक फ्यूल गैस है और एलपीजी के लिए जो कंपैटिबल मटेरियल है वो ब्रास मैक्सिमम। जहाँ तक इसके मटेरियल्स की बात करें, इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, अगर चाइल्ड पार्ट्स भी कहेंगे तो इसमें स्लाइड पिन्स हैं, रबर ओरिंग्स हैं, स्प्रिंग्स हैं और बॉडी है, जिसमें से मेजर जो पार्ट है वो बॉडी है। और क्योंकि ग्रास की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है अदर मेटेरियल से, हार्ड भी होता है, इसलिए बॉडी जो है ब्रास की होती है। एलपीजी के जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं नॉर्मली उनको ब्रास में बनाया जाता है, कंडक्टिविटी को लेते हुए जी। और दूसरा जो इसके अंदर रबर है, तो रबर क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आ रहा होता है एलपीजी, और वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में भी माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए रबर को डिफाइन कर लिया जाता है। जैसे इसमें प्रेफरेबली बाइटॉन यूज होता है और एसएस की स्प्रिंग्स यूज होती है। इसमें जो आपने अभी बताया, जो भी इसमें चाइल्ड पार्ट से लेकर के जिसमें कौन सा धातु यूज होता है, ये सारे के बारे ये सारे का सारा ब्रास, नॉर्मली जो मेन है वो ब्रास होता है, जिसके बाद आपका स्प्रिंग है और रबर की। तो सर ब्रास में भी कई तरह के क्वालिटीज आते हैं, वेरिएंट आते हैं, तो इसमें से ये कौन सा हो? देखिए, अगर हम 16
16484 एक कोड है जी जो हमारे 16484 एक कोड है जो हमारे LOT वाल्व को कंट्रोल करता है। उसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि इंडिया के अंदर, नॉर्मल इंडिया में बात करेंगे तो IS 319 टाइप 1 या 6910 फोर्जिंग के लिए। अगर हम इंटरनेशनली बात करते हैं तो CW 614N या CW 617N, ये दो तरह की ब्रास है जिसको BSEN 13175 धन्यवाद। और सर जानना ये है कि जो आदमी इसके लिए नया है, जो पहले से VOT अडाप्टर यूज कर रहा है, अब उसे अचानक से इधर मूव करना है LOT अडाप्टर की तरफ, तो क्या उसके लिए ये आसान होगा, इसका यूज करना आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा। इसमें बेसिक डिफरेंस है। देखिए, जो VOT यूज कर रहे हैं जी, VOT सिस्टम एक अलग सिस्टम है, LOT सिस्टम एक दूसरा सिस्टम है। VOT सिस्टम डिजाइन होता है 10 बार के प्रेशर के लिए, LOT सिस्टम डिजाइन होता है 20 बार प्रेशर। दोनों का प्रेशर डिफरेंस डबल है। बेसिकली LPG जब LOT फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में जब हम लोग यूज करते हैं, इट विल एक्सपेंड 250 टाइम्स। अगर इसको LPG, अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक पाइप के अंदर अगर कोई गैस पड़ी हुई है लिक्विड फॉर्म में और वो 100% फिल है, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रेशर करीब 15 से 16 बार तक बढ़ जाता है। इसका एक्सपेंशन लिक्विड फॉर्म टू LPG जो है, लिक्विड फॉर्म के अंदर टेम्परेचर के साथ 250 गुना तक बढ़ता है। इसलिए जब भी कोई भी VOT इंस्टॉलर LOT की तरफ मूव करना चाहता है तो उसको कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए कि एक तो उसको प्रेशर का डिजाइन का टाइम, दूसरा क्योंकि VOT के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस मूव कर रही होती है, LOT के अंदर जैसे ही, क्योंकि फॉर्म चेंज होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लिक्विड ही हमेशा जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि लिक्विड जब एग्जॉस्ट होने वाले होते हैं सिलेंडर, उस टाइम वहाँ पे पाइप से अंदर वेपर बनना शुरू हो जाती है, और जब वेपर बनती है तो वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। कई बार देखा गया है कि मैनीफोल्ड के ऊपर पूरा आइस जमी हुई है, तो वहाँ पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो उसी जो सिस्टम है, बेसिकली सिस्टम के अंदर इक्विपमेंट जो यूज हो रहे हैं वो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के लिए डिजाइन हो, तभी वो LOT में काम करे, अदरवाइज डिजास्टर होने के चांसेस पूरे। तो क्या सर ये नॉर्मल यूजर के लिए इजी होगा यूज करना? यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। LOT सेफेस्ट सिस्टम है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है मेंटेनेंस का, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है उसकी डिजाइन इक्विपमेंट जो हम लगा रहे हैं वो एज पर नॉर्म है या नहीं। इसके लिए स्पेशलाइज्ड 6044 पार्ट 1 के अंदर एक वो दिया हुआ है आपका अनेक्सर, जिसमें LOT को पूरा डिफाइन कर दिया गया है कि LOT के अंदर क्या यूज करना चाहिए, किस लेवल के इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या प्रेशर रेटिंग उनकी होनी चाहिए, क्या रबर का। तो अगर जो भी LOT के इंस्टॉलेशन पर जाना चाहे, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो 6044 पार्ट 1 को पढ़े और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करें। ओके सर। और इसका मतलब अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो SCPL को संपर्क करके वो कॉपी ले सकते हैं। ओके सर। और सर ये तो यूज करना आसान तो है, पर क्या इसके साथ वो सुरक्षित होगा? हाँ बिल्कुल। जब देखिए LPG लिक्विड फॉर्म में ही सिलेंडर्स में आती है, ऐसा नहीं है कि लिक्विड फॉर्म में हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं। जस्ट क्या है कि लिक्विड से जब हम विड्रॉ कर रहे हैं वो भी हमारे पास लिक्विड आता है, और जब हम उस पूरे सिस्टम को उस पर्टिकुलर उसमें बनाते हैं डिजाइन में, तो और अगर सर सेफ की बात करें तो कोई भी चीज़ का एक निश्चित प्रेशर होता है,
कि इसको इतना प्रेशर तक ये वर्क करेगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका कोई ऐसा प्रेशर है, प्रेशर रेटिंग है? एलपीजी, पर्टिकुलरली एलपीजी के लिए जो वर्किंग टेम्परेचर की बात की जाती है वो -20 टू 65 डिग्री की जाती है। तो अगर हम बात करें कि एलपीजी का जो प्रेशर है वो सिलेंडर का प्रेशर अगर 65 डिग्री टेम्परेचर के अंदर है तो वो 16.8 बार होता है, और अगर वो -20 है तो 4 बार के करीब हो जाता है, या मे बी 3 बार तक चला जाता है। अब जो एलओटी सिस्टम है उसका प्रेशर रेटिंग 20 बार है जी। और मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर ऑफ एलपीजी वो आपका 17 बार है, तो ये अपने आप में ही सेफ हो जाता है। अब ये है कि अगर कुछ लोग सपोज करिए कि कहीं पे कोई इंस्टॉलर है, उसको मालूम नहीं है और उसमें 10 बार की रेटिंग का कोई सिस्टम यूज कर दिया, देन मे बी हाँ। ओके, तो सर आपने तो अभी प्रेशर के बारे में बता दिया, इसके धातु के बारे में बता दिया। अब ये बताइए सर, इसके लिए इसका उपयुक्त तापमान या फिर टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? नहीं, देखिए एलपीजी का जो इंस्टॉलेशन है वर्किंग टेम्परेचर -20 से लेके 65 डिग्री तक चाहिए, और 65 डिग्री से ऊपर जाने के बाद ये सिलेंडर के फटने के चांसेस 100 गुने हो जाते हैं जी। तो ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ इस एलपीजी इंस्टॉलेशन को किया जा रहा है वहाँ का टेम्परेचर एक्सीड ना हो, और अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती भी है तो वहाँ उस तरह के कुछ सिस्टम्स लगा दिए जाएं कि अगर टेम्परेचर बढ़े सराउंडिंग्स का तो वहाँ पे स्प्रिंकलिंग हो जाए और सिलेंडर को ठंडा हो जाए, और ऐसे सिस्टम्स हम लोग लगाते हैं। जी सर, धन्यवाद। सर एलपीजी के अलावा भी और बहुत सारी गैस है, जैसे पीएनजी हो गई या फिर सीएनजी हो गई, तो क्या एलओटी एडाप्टर का इस्तेमाल नेचुरल गैस में भी किया जा सकता है? नहीं, अगर नेचुरल गैस में एज ए फ्यूल गैस प्राइमा फेसी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो एलओटी एडाप्टर है उसकी जो रेटिंग है फ्लो की वो कंपैटिबल है या नहीं। उसके बाद प्रेशर और फ्लो की दोनों रेटिंग आपने कंपैटिबल देनी, आप पीएनजी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। सीएनजी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका जो प्रेशर है वर्किंग वो अप्रोक्सीमेट 200 बार है, तो वहाँ इसको नहीं यूज किया क्योंकि अपने आप में डिजाइन इसका 25 ये 25 बार तक के प्रेशर पे ये चल सकता है, 25 बार तक के प्रेशर पे ये चल सकता है। तो अभी सर ये है कि अगर इसके अकॉर्डिंग के अगर प्रेशर में कोई गैस फ्लो कर रही है तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसकी रेंज के अंदर अगर है कि अगर ये फ्लो जो इसका है और जो इसका प्रेशर है वो दोनों जो है कंपैटिबल हैं, इसके साथ तो हम यूज करते हैं। अगर बात करें सर इंस्टॉलेशन की, तो क्या हम लोग एलओटी अडेप्टर को इंडोर इक्विपमेंट से और डिवाइस के साथ उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। लेकिन इंडोर कोई भी इक्विपमेंट आपका है, लेकिन वहाँ वेपर होना चाहिए। लिक्विड के साथ तो वहाँ लिक्विड तो बर्नर में कभी जाएगा नहीं। बेसिकली अगर हम समझें तो कोई भी फ्यूल जो जल रहा है वो वेपर फेस में ही जलता है, आइदर डीजल या पेट्रोल। कोई भी फ्यूल जब जलता है तब उसको वेपर फॉर्म में आना ही होता है, इसको ऑटोमाइजेशन कहते हैं। जो लिक्विड फ्यूल है वो ऑटोमाइजेशन के थ्रू उसकी वेपर बना दी जाती है। अगर आपने कभी देखा हो जैसे कि जो इंजन है, हम लोग इंजन की बात कर रहे हैं, वहाँ एक हाई प्रेशर से पंप से पंपिंग करके एक नोजल के थ्रू फारा बना दिया जाता है। वो एक बहुत महीन एयर के जैसे कण होते हैं, उसमें एयर मिक्स हो जाती है, तभी वो जल सकता है, अदरवाइज वो नहीं जल सकता। तो एलपीजी जिस इंडोर अप्लायंस की आप बात कर रहे हैं उसमें वो एलओटी एडाप्टर आपको वेपर फेस में ही लगाना होगा और कंपैटिबिलिटी चेक करनी होगी कि ये जो वेपर वहाँ से हमारे को रिक्वायरमेंट है और जिस प्रेशर पे रिक्वायरमेंट है उस पर वो उसको कंपैटिबल कर पा रहा है नहीं। अगर वो कर पा रहा है तो वी कैन यूज। ओके सर।
तो सर जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जाना एलओटी अडाप्टर की धातु के बारे में जाना, इंस्टॉलेशन के बारे में जाना, इसकी प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग के बारे में जाना। अब सर मुझे ये बताइए कि हम अगर इसको पर्टिकुलर एक बार इंस्टॉल करते हैं तो फिर इसका जो चेंज करना या रिप्लेसमेंट का जो टाइम होगा वो क्या रहेगा? देखिए इसमें जो अच्छी कंपनियां हैं जैसे एससीजी थाईलैंड है, कुछ इंडिया में कंपनियां हैं जो स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकती हैं। अगर आप उन तक का एडाप्टर यूज करते हो तो जहाँ तक लाइफ है, लाइफ डिपेंड करती है इसकी इंटरचेंजेबिलिटी कितनी बार आ रही है, कितनी कंजम्पशन आप ले रहे हो उन सब चीज़ों से। और अदरवाइज क्या है कि इसको देखते हुए हम लोग इसको वियर एंड टियर देखते रहें, इसके अंदर जो आता है वो मे बी जो इसका एनआरवी है वो एनआरवी के अंदर एक ओरिंग है, उसके डैमेज होने के चांस होते हैं कुछ समय के बाद, सीजनिंग होती है तो मे बी वहाँ से कोई लीकेज है, अदरवाइज तो ये लॉन्ग लाइफ से कोई ऐसा पार्ट ही नहीं है जो खराब हो। सर इसमें एक बार आपने बताया था कि इसमें रबर एक लगता है, जो रबर आई थिंक आपने बताया था नाइलॉन या फिर नाइट्राइल या फिर वाइटॉन। हाँ नाइट्राइल या फिर वाइट। तो सर इसका जो लाइफ के बारे में बताया तो क्या वो टेम्परेचर में आने के बाद ये इसमें कोई इफेक्ट होता है? बिल्कुल, देखिए रबर है लेकिन क्योंकि हमारा डिजाइन टेम्परेचर ही -22 65 डिग्री है तो ये नाइट्राइल रबर 65 डिग्री तक कंपेटेबल है, मे बी 90 डिग्री तक ये जाता है, इसके ऊपर इसमें नहीं करता। और सर इसका जो कोई अगर बात करें जो एलओटी अडाप्टर है इसमें माइनस में जाने के बाद टेम्परेचर क्या इसमें कोई क्रैक दरार आने की संभावना? देखिए अगर -20 डिग्री तक इसकी रबर की कंपेटेबिलिटी है, ब्रास की भी कंपेटेबिलिटी है, लेकिन कई बार अगर कोई ब्रास गलत है जी अंडर स्टैंडर्ड ब्रास अगर किसी ने यूज किया है तो उस पोजीशन में उसमें क्रैक आने के पूरे चांस बन जाते हैं। तो अगर इस क्रैक से बचना है तो फिर वही एक ही चीज है कि आपको जो ब्रास है वो एज पर स्टैंडर्ड थोड़ा सा महंगा होता है बाकी ब्रास। तो इसी के साथ सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट में तो और भी एलओटी अडाप्टर्स हैं, बिल्कुल एलओटी अडाप्टर हैं और कुछ बहुत कम रेट में भी मिलते हैं और कुछ लोग सस्ते के चक्कर में वो परचेज भी करते हैं। देखिए सर इसमें क्या है, इट डिपेंड ओनली ऑन माइंड। दो तरह के लोग हैं, एक तरह के लोग हैं जो सेफ्टी को प्रेफर करते हैं, एक तरह के लोग हैं जो सेफ्टी या तो उनको जानकारी नहीं होती, कुछ लोग उनको धोखा देते हैं और वो कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती है लोगों को कि बेसिकली वो लोग जो यूज परचेज कर रहे हैं वो क्या है और उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ऐसे केस में कुछ लोग हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए इन सब चीज़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं और मार्केट में कमाते हैं। इसको हम लोग रोक नहीं सकते, ये तो एक तथ्य है। और जो लोग अच्छे हैं वो एक स्टैंडर्डाइज माल देते हैं। स्टैंडर्डाइज माल हमेशा थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि सस्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता और अच्छा कभी सस्ता नहीं हो सकता। ये एक ट्रायंगल होता है जिसमें दो चीज़ें मिल सकती हैं, तीनों कभी नहीं मिल सकती, सस्ता भी हो अच्छा भी हो। और तो सर जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो कस्टमर को प्रॉपर या जो यूजर होते हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बेसिकली ये इंडिया का थोड़ा सा एक दर्द है कि यहाँ इस तरह के सिस्टम्स को यूज करने का, इस तरह के सिस्टम्स को लगाने का, इस तरह की चीज़ों को कोई ऐसा इलिटरेसी मैं कह सकता हूँ इस तरह से कि लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी का एक अभाव है। उसमें कई लोग धोखा खा जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को लें, अच्छी चीज़ें यूज करें, लेकिन उसके बीच में जो अपने प्रॉफिट के लिए
कई लोग उस तरह के काम करते हैं और इसको तो नहीं रोक सकते हम लोग, ये तो रहेगा। सर मैंने तो हमारा हमारा जो पर्पज है ये जो सब कुछ करने का यही है कि कम से कम जो पब्लिक है जी वो वहाँ एक अवेयरनेस पैदा हो कि भाई वो जो सिस्टम है वो किस तरह का है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो बिना हिचक के हमारे को कॉल किया जा सकता है और हम लोग उनकी मदद करेंगे। जी सर आपने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी मुझे। अब मुझे सर ये बताइए कि ये वर्क कैसे करता है? देखिए वर्क इसमें ये बेसिकली अगर मैं इस एलओटी एडॉप्टर की बात करूँ तो ये अपने आप में एक QSQCT की तरह काम करता है कि ये जब हम टाइप करेंगे इसको इसके अंदर एक चेक वाल्व होगा। ये चेक वाल्व जब हम टाइप करते हैं सेकंड डबल चेक वाल्व होता है, आगे वाल्व है उसमें हमने इसको टाइप किया और इसने उसको पास कर दिया। ठीक है, तो अनरिड्यूस्ड प्रेशर के साथ एक पासिंग हो गई है। ठीक है, जब हम इसको एग्जॉस्ट हो गया, सिलेंडर खाली हो गया, सिलेंडर खाली हो गया, हमने इसको डिटैच किया वहाँ से खोल के और जैसे ही इसको बाहर लाए ये चेक वाल्व ने काम किया, जो इसके अंदर की एलपीजी थी वो वहीं की वहीं क्लोज हो गई। तो एक जो स्पॉइलेज है वो नहीं होती। इसका जस्ट उतना ही काम है कि एलपीजी पेट्रोल में ये हमारी सपोर्ट। तो सर जहाँ तक कि आपने चेक वाल्व बोला, चेक वाल्व का इन द सेंस नॉन रिटर्न वाल्व। हाँ, नॉन रिटर्न वाल्व। तो बहुत सारे इंस्टॉलेशन सिस्टम में हमने देखा है कि एक तो ये लगता ही है और इसके साथ मैनिफोल्ड पे नॉन रिटर्न वाल्व भी एक अलग से लगा है। तो क्या ये जरूरी है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके बारे में जो मेन है बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। बेसिकली देखिए ये और मैनिफोल्ड मतलब एलओटी एडॉप्टर या बीओटी एडॉप्टर कोई भी यूज कर सकते हैं और दूसरे साइड पे हमारा मैनिफोल्ड के अंदर बहुत सारे सिलेंडर कनेक्टेड होते हैं। अगर पर्टिकुलर में एलओटी के सिस्टम को अगर डिफाइन करूं तो एलओटी सिस्टम में क्या है कि एलओटी सिस्टम में एलओटी वाल्व के अंदर एक एक्सेस फ्लो चेक वाल्व होता है। सिस्टम को अगर हम समझें कि एलओटी वाल्व, देन एलओटी एडॉप्टर, इसके बाद एक रबर की फ्लेक्सिबल, देन एनआरवी और फिर मैनिफोल्ड। दिस इज द। अब हम एक सिनेरियो लेते हैं कि मेरी पाइप जो सबसे कमजोर कड़ी है रबर की होती है, सीजनिंग भी होती है वहाँ पे, ओजोन इफेक्ट भी होते हैं, क्रैक्स आते हैं और कई बार वो किंग हो जाती है, वो किसी वजह से टूट या फट जाती। अब क्या सिनेरियो होता है कि एलपीजी दोनों साइड से आना शुरू करेगा। वहाँ और भी सिलेंडर्स हैं और इधर इस वाले से इस सिलेंडर को एक्सेस फ्लो चेक वाल्व ने कंट्रोल किया। इस सिलेंडर को एक्सेस फ्लो चेक वाल्व ने कंट्रोल किया कि जैसे ही फ्लो बढ़ा एक्सेस फ्लो चेक वाल्व ने काम किया और वो क्लोज। सेकंड एनआरबी जो लगा हुआ है जिसकी आपने बात की, वो एनआरबी कंट्रोल करेगा क्योंकि जैसे ही डिफरेंशियल प्रेशर दूसरी तरफ बढ़ा उस एनआरबी ने क्लोज कर दिया, तो मेरा सिस्टम सेफ होगा। तो ये चेक वाल्व पाइप के अंदर भी एलपीजी जो है उसको स्पॉइलेज से रोकने के लिए काम कर रहा है। वो चेक वाल्व जो एनआरवी है वो मेरी पिक्टल जब फटती है या क्रैक होती है उस टाइम काम करता है, इसलिए वहां पर वो लगाना जरूरी है। ओके सर, मतलब ये दोनों चेक वाल्व लगाना कंपलसरी है, इसमें भी है और उसमें मस्ट है। ओके, और इसी के साथ सर हमारा जो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन है, आपने सर इसके बारे में बहुत कुछ मुझे बताया। अब सर इसका ये है कि कुछ एडाप्टर जो उपयोग किए जाते हैं वो कुछ समय बाद क्यों खराब हो जाते हैं?
खराब होने का देखिए मटेरियल कंपैटिबिलिटी हो सकता है एक रीजन, इसकी वर्कमैनशिप हो सकती है दूसरा रीजन। भाई अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं, आपकी चीजें उस तरह से तो धीरे से खराब हो जाती है। या फिर रबर के अंदर का जैसे एक पार्ट रबर है, अगर रबर कंपैटिबल नहीं है एलपीजी के तो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है। इसका कोई सर स्टैंडर्डाइजेशन होगा या कुछ ऐसा हाँ, अवेलेबल इसके है? इसके लिए इंडिया में IS 16484 जी एक स्टैंडर्ड है जो LOT वाल्व और उसके एडॉप्टर दोनों को कंट्रोल करता है। अगर इंटरनेशनल जाएंगे तो BSEN 13175 है जो LPG के जितने भी एडॉप्टर हैं उनको कंट्रोल करता है। और आगे जाएंगे तो ISO 14245 है, वो LPG के प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करता है। तो देयर आर सो मेनी स्टैंडर्ड्स आर देयर, बट मैन्युफैक्चरर इसको अप्लाई कर रहा है या मैन्युफैक्चरर को नॉलेज है भी या नहीं। जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे पास कुछ लोग बैठे हुए थे तो डिस्कस हो रहा था कि सर वो माल बनाते हैं हम ये करते हैं। मैंने कहा बताइए कि टेस्टिंग फैसिलिटी क्या है। बोले सर सैंपल आता है। तो अगर उस तरह के लोग किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो क्या क्वालिटी होगी वो तो ईश्वर जाने या फिर वो लोग बता सकते हैं। इंडिया के सर बहुत सारे पार्ट्स हैं ऐसे, जैसे आप गुजरात ले लें या फिर अपना दिल्ली ले लें। यहाँ पे सर बहुत LOT एडाप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत सारे हैं, मगर क्या है सर कि क्वालिटीज वाइज बात करें तो वो वैसा नहीं है। तो इस सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये भारत और यहाँ हर किसी को अपने मन से काम करने की आदत है जी। तो अब उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार को कुछ करना चाहिए, बट सरकार की भी अपनी लिमिटेशन है कि हर किसी को वो जबरदस्ती तो नहीं करा। वो एक स्टैंडर्ड बना देती है, अब लोगों को उसको यूज करना है, उसको फॉलो करना है, नहीं करना है। तो इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर जो लोग बना रहे हैं दे विल सी कि वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कितना उनका माल बिकता है। लॉन्ग टर्म में जाके उनको भी समझ आ जाएगा कि अगर क्वालिटी नहीं है तो डिजास्टर्स हो सकते हैं। ओके सर। और इसके अलावा सर आप ऐसे जो यूजर हैं जो यूज करते हैं या फिर इंस्टॉलर हैं जो थोड़े से पैसे के लिए वो कितने लोगों का जान जोखिम में डालते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए ये फिर वही चीज़ें आ जाती हैं कि आपका जो माइंड सेट वो क्या है। अगर माइंड सेट आपका है कि मुझे पैसा कमाना और किसी भी कीमत पर जी तो वो लोग उस तरह के शॉर्ट टर्म बिजनेस करते हैं और करेंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में अच्छे लोग काम करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं और क्वालिटी अवेलेबल इंडिया में है। ये थोड़ा सा यूजर का पार्ट बनता है कि उसको अवेयरनेस, जब वो कोई काम करने जा रहा है तो उसको थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि वो जो परचेज कर रहा है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। जी। और कुछ इसमें जो ऑयल कंपनीज हैं वो सपोर्ट करती है, अगर उनसे गाइडेंस दी जाए तो वो सपोर्ट करती है कि आपको क्या लेना चाहिए। उसका ऑडिट होता है। जी। अगर कोई इंस्टॉलेशन हो रही है तो उसके सर्टिफिकेट्स हैं, टेस्ट सर्टिफिकेट्स आते हैं, उन सबको थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाता है और उस तरह से काम करेंगे। ये तो सर काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अगर जो होटल इंडस्ट्रीज है जहाँ पे LOT यूजर्स हैं, जैसे कोई होटल में LOT इंस्टॉलेशन होने वाले हैं और वो चाहे वो चीफ इंजीनियर हो या फिर उस होटल का ऑनर हो, तो उसको हम बाय हुक और बाय क्रुक उन्हें कैसे इंफॉर्मेशन दे पाएँ? देखिए ऐसा बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप आजकल तो इंटरनेट है जी। तो अगर एक क्लिक पे आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए अगर आप अवेयर नहीं है। जी सर। और
हमारी अपनी वेबसाइट के ऊपर ही काफ़ी कुछ मिल जाएगा, और उससे भी अगर किसी को संतुष्टि नहीं होती है तो वो सीधा कॉल कर देगा। तो सर आप अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। वेबसाइट सिंपल वेबसाइट है www.sepglobal.com। जी। उसमें जब आप प्रोडक्ट्स में जाते हैं, जो प्रोडक्ट आपको लेना है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होंगी, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ उसका FAQs भी शायद कुछ हैं उसमें, जी। और बेनिफिट्स हैं। वो सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ से आपको 100% हेल्प मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी हेल्प मिल सकती ठीक है सर, धन्यवाद। है जो हमसे तुमको बाद में किया।